नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नरेंद्र हिंदी ज्ञानशाला में। और आशा करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा के भेद। देखिए, हमने आपको पिछले वीडियो में दो भेद हमने आपको बता दिए थे, ठीक है। उसके लिए आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसमें बहुत अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे कि संज्ञा क्या है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम संज्ञा के अगले भेद, तीसरा भेद, जो कि है हमारा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो हम लोग देखिए इसको पहले समझ लेते हैं कि भाववाचक संज्ञा है क्या। देखिए, भाववाचक संज्ञा से नाम से ही हमें पता लग रहा है कि भाव, तो जिसमें हमें व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष एवं भाव आदि का पता लगे, ठीक है। गुण, दोष, भाव, धर्म, आकार, इन सब चीजों का हमें पता लगे, बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आपको इसका उदाहरण लिख के और फिर समझाते हैं कि किस तरीके से ये है, ठीक है। तो लगे रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, ठीक है। तो देखिए, अब हम इसको उदाहरण से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखिए लिखा हुआ है, आज बाजार में बहुत में महंगाई है, ठीक है, महंगाई है। अब देखिए, अब आप ये कहेंगे कि ये तो विशेषण है, तो देखिए ये विशेषण नहीं है। अगर यहाँ पे सिर्फ मात्र महंगा होता तब ये विशेषण हो जाता। ये किसकी विशेषता बताता? बाजार की विशेषता बता देता। लेकिन यहाँ पर ये क्या बता रहा है? ये दशा बता रहा है, स्थिति बता रहा है कि कैसी है, महंगाई है। तो दूसरे उदाहरण में हम लोग देखेंगे, लिखा हुआ है बचपन, ठीक है, कि व्यक्ति का बचपन बहुत अच्छा है। अब देखिए, कहेंगे यार ये भी विशेषण है, तो व्यक्ति का, देखिए अगर यहाँ पे होता ये बचपन का जो है ना, ये पन, इसमें हम लोगों ने प्रत्यय लगा दिया है और यहाँ पर हमने आई प्रत्यय लगा दिया है, जिसकी वजह से ये एक स्थिति और एक अवस्था में आ गया है, ठीक है। तो हम लोग ये इसको विशेषण नहीं कह सकते, हम लोग इसको क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा में कहेंगे, क्योंकि ये एक अवस्था है। अब लड़का बहुत सुंदरता से लिखता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है सुंदरता, अगर यहाँ पर सुंदर होता, अगर यहाँ पर सुंदर होता तो ये क्या हो जाती? विशेषता हो जाती, ठीक है। अब जो है ये क्या हो जाता? विशेषण हो जाता। तो यहाँ पर ये विशेषण नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज का बहुत अच्छे से। अब मैं आपको ये बताता हूँ, जो हमारा भाववाचक संज्ञा है उसको कैसे कहते हैं, उसको परिभाषा के रूप में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा कि जिन शब्दों द्वारा हमें व्यक्ति या वस्तु की दशा, स्थिति, अवस्था, गुण, दोष, धर्म और भाव आदि का बोध होता है, उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हम लोग उसकी परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ये जो भाववाचक संज्ञा है ये किन किन चीजों से मिलकर बनती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब भाववाचक संज्ञा को हम लोग समझेंगे परिभाषा के माध्यम से, ठीक है। तो और मैंने अपने हिसाब से थोड़ी एक लाइन भी लिखी है जो कि आपको जिससे समझ में आए। देखिए, मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको समझाना है कि आप पहचान पाएं, किसी भी एग्जाम में आप समझ पाएं कि हाँ कौन सा शब्द क्या है, कैसा नहीं है, कौन सी संज्ञा है, ठीक है, किस तरीके से इसका उदाहरण है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, धर्म, आकार, रंग, दशा, भाव आदि का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। और देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये भाववाचक संज्ञा होती है ना, ये सिर्फ आप एक अनुभव कर सकते हो इसका, ठीक है। वो भी कैसे? अपनी इंद्रियों द्वारा, सिर्फ सोच सकते हो और अनुभव कर सकते हो, इसे छू नहीं सकते आप लोग, इसे कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये जो चीज होती है इंद्रियों द्वारा हमारे अनुभव किया जा सकता है, ना कि हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि देखिए, ये जो जितने भी शब्द इसमें होंगे ना, वो सारे के सारे पीछे प्रत्यय लगे हुए होंगे, प्रत्यय अवश्य लगा हुआ होगा। और आपको पहचानना तभी है कि जब किसी शब्द में प्रत्यय लग गया तो समझ लीजिए वहां पे क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है। अब कौन कौन से प्रत्यय लगे होंगे, किस तरीके से होंगे, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किन किन के द्वारा ये जो
भाववाचक संज्ञा होती है हमारी, ये बनती है। देखिए ये जातिवाचक से भी बनती है, ये सर्वनाम से भी बनती है, विशेषण से भी बनती है, क्रिया से भी बनती है और अव्यय से भी बनती है। अब किस तरीके से बनती है मैं आपको यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखूंगा। जातिवाचक से जो भाववाचक में परिवर्तित होगा और सर्वनाम से जो भाववाचक में परिवर्तित होगा, विशेषण से जो भाववाचक में परिवर्तित होगा, ठीक है। तो वो सारे एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर लिखाऊंगा और आपको अच्छे से उसको समझाऊंगा, ठीक है। आप देखिएगा हर एक उसमें प्रत्यय जरूर लगा होगा, बिना प्रत्यय के कोई भी भाववाचक संज्ञा नहीं बन सकती, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, ठीक है, जो कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं, ठीक है। देखिए एक बूढ़ा है, ठीक है, ये पूरे बूढ़ी जाति को संबोधित करता है, ठीक है। बूढ़ा शब्द जो है वो पूरे बूढ़े लोगों को संबोधित करता है। लड़का है पूरी लड़के जाति को, और बच्चा पूरे बच्चों की जाति को, मनुष्य की जाति को, और नारी है तो नारी जाति को, पंडित है तो पंडित जाति को, ठीक है। देखिए ये सभी शब्द जो है वो क्या है, जातिवाचक है, ठीक है। अब इनसे हमें क्या बनाना है, भाववाचक। तो देखिए भाववाचक ये बन रहे हैं, ठीक है, भाववाचक ये बन रहे हैं। कैसे, हम लोगों ने इसमें क्या लगाया, प्रत्यय लगा दिया, ठीक है, हम लोगों ने इसमें प्रत्यय लगा दिया। अब देखिए इनमें से कोई सा भी शब्द ऐसा है जो आप जिसे छू सके या फिर जिसे कर सके, नहीं। आप देखिए इसमें केवल आप क्या कर सकते हैं, इसको अनुभव कर सकते हैं, बुढ़ापे का अनुभव कर सकते हैं, लड़कपन का अनुभव कर सकते हैं, बचपन का अनुभव कर सकते हैं, मनुष्यता इसके अंदर होती है, मनुष्य के अंदर होती है, उसको अनुभव कर सकते हैं। नारी के अंदर नारीत्व होता है, उसको अनुभव कर सकते हैं। पंडित के अंदर पांडित्य होता है, उसको आप अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब हम लोग जो है अगला देखेंगे, इसमें सर्वनाम से जैसे बनते हैं भाववाचक, ठीक है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए समझेंगे सर्वनाम से हम लोग भाववाचक संज्ञा को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सर्वनाम से भी संज्ञा भाववाचक संज्ञा बन जाती है, ठीक है। तो देखिए ये सारे शब्द आप देखेंगे तो ये सारे शब्द क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। अब ये सारे शब्द क्या बनाएंगे हम लोग बनाएंगे इसको भाववाचक संज्ञा। कैसे, देखिए हर शब्द में यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, प्रत्यय जरूर मिलेगा, ठीक है। बिना प्रत्यय के बनेगा ही नहीं, ठीक है, बिना प्रत्यय के नहीं बनेगा। तो देखेंगे आप अपने का अपनत्व या अपनापन, निजी का निज का निजित्व या निजता, सर्व का सर्वस्व, आप का आपा, स्वयं का स्वत्व। देखिए आप इनमें से कोई सी भी शब्द ले लीजिए, कोई सा भी शब्द ले लीजिए, आप इसको केवल अपनी इंद्रियों द्वारा अनुभव करेंगे। आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा कि जहां पर ऐसे शब्द आपको मिलेंगे वहां पर आपकी जो भी संज्ञा आपकी पूछी जाएगी वो होगी भाववाचक संज्ञा, ठीक है। क्योंकि उसमें एक तो आप अनुभव कर सकते हैं उस चीज का, ठीक है, लेकिन और ऊपर से इसमें ये भी लगा होगा, प्रत्यय भी जुड़ा हुआ होगा, जरूर जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। अब देखेंगे किस तरीके से ये विशेषण से भाववाचक संज्ञा के अंदर परिवर्तित होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, इसको भी देखेंगे उदाहरण के माध्यम से। तो देखिए यहाँ विशेषण से किस तरीके से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ऊंचे का ऊंचाई, मीठे का मिठास, ठीक है, चतुर का चतुराई, बुरे का बुराई, ईमानदार का ईमानदारी, महंगे का महंगाई। देखिए इन सभी चीजों का आप अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या प्रत्यय लगा है, इसमें आई प्रत्यय लगा है, स प्रत्यय लगा है, आई ही और ई, ठीक है। तो देखिए आपको हर जगह प्रत्यय जरूर मिलेगा, चाहे वो किसी भी चीज से बन रहा हो। अब देखिए हम आपको अगला क्रिया से बताएंगे, उसमें भी आपको क्या मिलेगा, सेम आपको प्रत्यय जरूर मिलेगा, ठीक है, प्रत्यय जरूर मिलेगा लगा हुआ उसके साथ, बिना प्रत्यय का नहीं बन पाएगा, ठीक है। हम लोग
इसको देखते हैं। अब क्रिया से किस तरीके से बनता है, ठीक है, क्रिया से किस तरीके से भाववाचक संज्ञा बनती है वो हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। और देखिए, अगर आपको समझ में, जहाँ तक मेरा अंदाजा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये जो है मैं साफ साफ यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि किस से बदलकर किस कैसे बन रहा है, ठीक है, किस से बदलकर किस तरीके से बन रहा है। और इन चीज़ों को आप महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को केवल फील कर सकते हैं। आपको समझना है तो एक तरीके से और समझ सकते हैं कि जिन चीज़ों को आप फील कर सकें केवल वही जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, चाहे वो क्रिया है, सर्वनाम है, जातिवाचक है या अव्यय है, ठीक है, यह विशेषण है। तो आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आएगा, उम्मीद है मुझे कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ क्रिया और अव्यय से ये किस तरीके से परिवर्तित होकर के बनते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्रिया से, ठीक है, क्रिया से किस तरीके से बनता है, पहुंचना, पढ़ना, लिखना, काटना, घबराना, चुनना, देखिए सभी ये क्रियाएं हैं, है ना। तो इसको हम प्रत्यय लगा के फिर हटा देंगे, ठीक है, इसको ना हटा देंगे क्या बन जाएगा, पहुंच, ठीक है, पहुंच, भाई मेरी बहुत पहुंच है, मेरी बहुत पहुंच है ना, ये कहते हैं ना, अरे मेरी बहुत पहुंच है भाई, देख लेंगे, है ना। तो ये है पढ़ना, पढ़ाई, लिखना, लिखाई, काटना, कटाई, घबराना, घबराहट, चुनना, चुनाव। अब देखिए यहाँ पर जो है प्रत्यय लगा हुआ है, सभी में क्या लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है। तो हमने जैसा कि अभी तक सभी एग्जाम्पल्स में आपको बताया कि प्रत्यय जरूर लगेगा। तो देखिए प्रत्यय लगा हुआ है सब में, है ना। अब इसको आप लोग सोचेंगे कि इसको प्रयोग कहाँ होता है, किस तरीके से होता है, तो वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। आप इसको अच्छे से देखते रहिए और अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये चूक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी चूक नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये जो शब्द है, ये जो शब्द बने हैं ये कैसे बने हैं। मान लीजिए उसने एग्जाम में दे दिया कि भैया पढ़ाई बताइए, पढ़ाई जो शब्द है वो किस तरीके से भाववाचक में बदला हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पढ़ाई है वो क्या है, क्रिया से बना हुआ है शब्द, किससे बना हुआ है, क्रिया से, ठीक है। तो आप लोग उस चीज को बता सकें, ठीक है। और लिखाई कैसे है, कटाई कैसे है, तो वो चीजें आपको पता होना चाहिए कि भैया ये तो क्रिया से बने हुए हैं, है ना। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा आपको समझ में आया होगा। चलिए आप देखते हैं अव्यय से ये कैसे बनता है, अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, चलिए देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर समझेंगे अव्यय से, ठीक है, कि अव्यय से भाववाचक संज्ञा किस तरीके से बनती है। दूर से दूरी प्रत्यय लग गया, निकट से निकटते निकटता प्रत्यय लग गया, समीप से समीपता प्रत्यय लग गया, शाबाश से शाबाशी, अंदर से अंदरूनी, पर्याप्त से पर्याप्तता। देखिए हमने आपको बताया कि 5 तरीके से संज्ञा बनती है। कितने तरीके से, 5 तरीके से। कौन कौन से, जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से, है ना। और 5वें ही हमने आपको बताया है कि बिना प्रत्यय के कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है, बिना प्रत्यय के नहीं बनेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे अगले 2 भेद, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो चलिए, धन्यवाद।